अभी नए जमाने में लेटेस्ट में आप लोगों को पता चला होगा, सबको पता ही था, विरोध भी हो रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन दुश्मन तो अपना काम करता है। उन्होंने आधार कार्ड बनाए। आज प्रत्येक व्यक्ति के जेब में आधार कार्ड, और कहीं भी आइडेंटिटी के तौर पर अगर उसको देना होता है तो हर कोई सबसे पहले आधार देता है, और मांगने वाला भी सबसे पहले कहता है आधार दिखाओ। क्या इलेक्शन कार्ड नहीं है? क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? क्या आपका इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड है वो नहीं है? राशन कार्ड नहीं है? ये तमाम आपके पहचान पत्र हैं, लेकिन उन पहचान पत्रों को किनारे कर दिया और आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में क्या है? मेरा आधार कार्ड खो गया, समझना इस बात को। मेरा आधार कार्ड खो गया, मैं किसी भी कंप्यूटर की दुकान, ई मित्र जिसको बोलते हैं, वहां जाऊंगा और मेरा अंगूठा लगाऊंगा, मेरा सारा बायोडाटा आ जाएगा। क्या आधार नंबर है, क्या नाम है, कितनी उम्र है, क्या है, यानी कि डुप्लीकेट, या फिर आधार कार्ड खुद ही आ जाएगा निकल। कौन सी टेक्नोलॉजी है? आपकी IQ से, आंखों से, आपके फिंगरप्रिंट से, ये तमाम चीज उससे उजागर हो जाती है। जब आधार कार्ड में इतना कमाल है, तो उस आधार कार्ड को कौन व्यक्ति इसके बिना आधार कार्ड किसी को सिम मिली होती? आपके मोबाइल की सिम किसी के पास है तो बिना आधार कार्ड मिली होती? अगर पहले मिल गई थी तो उसको बाद में आधार से जुड़वाना पड़ा, नहीं तो बंद हो गई थी। आपके मोबाइल की सिम आधार से जुड़ी हुई है और आधार उनसे जुड़ा हुआ है। आप मोबाइल में क्या मैसेज भेज रहे हो, व्हाट्सएप पे क्या लिख रहे हो, आप क्या देख रहे हो इंटरनेट पे, सारी खबर है उनके पास, सारी खबर है उनके पास। और इसी को लेकर के जिस तरीके की प्राइवेसी की बात सुप्रीम कोर्ट में उठी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैंने कहा था ना कल, बदमाश सरकार है, बेशर्म सरकार, कोई शर्म नहीं, कुछ भी बोलते रहो। शायद इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इतनी अगर किसी की फजीयत हमारे प्रधानमंत्री के बराबर कभी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। पहले मुझे पता है, अखबार के अंदर एक कार्टून कोने में छप के आता था, एक कार्टून बनता था, उस कार्टून में कुछ चीजें लिखी होती थी, लेकिन मर्यादित होती थी, उसमें मर्यादित होती थी। लेकिन आज गधा बना दिया, कुत्ता बना दिया, भूंड सूअर बना दिया, उसको पता नहीं क्या क्या बना दिया। शर्म है ही नहीं। इसलिए कहता हूं ना बेशर्म, ऐसे थोड़ी कहता हूं। तो ये बेशर्म सरकारें हैं, इनको कोई भी किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। विरोध चाहे आप कितने ही करते रहो, कहीं भी चले जाओ, कोई होने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अभी जो मुद्दा उठा, जिसके लिए पार्लियामेंट में क्या पूरी सरकार जिसका कोई जवाब नहीं दे पाई, वो जो वायरस जिसके बारे में बात हुई, पेगासस नाम का वायरस, जो भारत के अंदर कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कई वकील और कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई राजनीतिक दलों के और कई IAS सीनियर के मोबाइल में सेट कर दिया गया, और वो पोल खुली, सामने आया मामला, लेकिन कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। पता चला ये पेगासस नाम का वायरस आया कहां से, तो पता चला कि इजराइल की कंपनी पूरे वर्ल्ड को दे रही है। इजराइल की कंपनी पूरे वर्ल्ड को दे रही है, लेकिन वो कंपनी की शर्त है कि खरीदने वाली सरकार होनी चाहिए, किसी प्राइवेट आदमी को या कंपनी को नहीं दी जाएगी। सरकार ही खरीद सकती किसी भी देश की। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने खरीदा, भारत सरकार ने खरीदा और उसका दुरुपयोग यहां पर मिसयूज किया, तो मामला उठा, तो उंगली वहां पर, यूएनए की उंगली वहां पर उठी कि भाई इजराइल की जिस कंपनी ने पेगासस वायरस दुनिया में बेचा है, दिया है, उससे पूछो कि क्या क्या मसला है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कंपनी कार बेचती है,
इंजन की गारंटी होती है, बॉडी की गारंटी होती है, इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट की कोई गारंटी नहीं लेती। कोई भी कंपनी, गाड़ी बनाने वाली कंपनी एक्सीडेंट की गारंटी नहीं लेती है। हमने तो बेचा, हमारा काम था बेचने का, अब आगे जाकर के उपयोग क्या करना है वो जाने। भारत में यूज नहीं होता, मिसयूज होता है। पेगासस के बारे में सरकार आज तक चुप है, कुछ नहीं बोली। उससे आगे मामला आया हमारे पास अभी 1 महीने पहले डिफेंस के अंदर से बात बाहर आई, और उस दिन भी कहा था और आज दोबारा कह रहा हूं, बिपिन रावत को मारने का कारण इन्हीं चीजों में है कि बिपिन रावत को मारा गया योजना बना करके। वो क्या है, डिफेंस के एक आदमी ने हमको खबर दी कि इन यहूदियों ने, इन लोगों ने एक ऐसा वेपन बना दिया है, मोबाइल वेपन, हथियार, जो मोबाइल आपके जेब में है और वो वायरस यहां पहुंच चुका है, आपके मोबाइल में आ जाता है। आप चाहे स्विच ऑफ रखो, चाहे कुछ भी रखो, बिना किसी मैसेज के वो वायरस एंट्री करता है। और जिस समय भी आपको मारना होता है, आपकी हत्या करनी होती है, उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। 15 से 20 मिनट में आप बेचैन होकर चक्कर आकर के मर जाएंगे। ये कब खुलासा हुआ? भारत के अंदर ही अमेरिका के कुछ लोग यहां पर भारत में किसी रिसर्च को लेकर आए हुए थे, और उनके मोबाइल में ये वायरस वेपन, मोबाइल वेपन सेट कर दिया गया। तो उनके ऊपर वो अटैक हुआ, और अटैक होता है तो वो तो अमेरिका के लोग थे, तुरंत अपने देश से कांटेक्ट किया कि हम लोग रूम में हैं, एक हॉल में हैं, 15-20 लोग हैं, और हम सबके साथ में हो रहा है, हम चक्कर आ रहे हैं, हमें बेचैनी हो रही है, हमें ये हो रहा है, तुरंत ही कुछ किया जाए। तो वहां से मामला, अमेरिका है, वो तो दुनिया का किंग है, तो उसने उसको वापस रिएक्टिव किया और करके उनकी जान बचाई। ऐसे हथियारों का भारत के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि किसी भी पल हमारी मौत हो सकती है, लेकिन मौत जब तक होगी ना, तब तक बोलते रहेंगे, तब तक इनके पर्देफाश करते रहेंगे। तो इस तरीके के वेपन आज की तारीख में तैयार हो चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि वो AK-47 लेके आ जाएगा, आप सोचते हैं कि वो मिलिट्री से हमें मरवा देगा, आप सोचते हैं कि वो पुलिस के हमें अरेस्ट करवा देगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप जहां हो वहीं पर ढेर हो जाओगे। इस तरीके का षड्यंत्र आपके साथ हो रहा है। जो क्रांतिकारी लोग हैं, मुझे किसी बहुत पहले बिहार के गया जिले के एक अधिकारी थे, जो IB में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, उसके बाद में वो इंटरपोल में गए, और उसके बाद लास्ट में वो रॉ में थे। तो उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई और हम अच्छे मित्र बन गए, वो मेरे से प्रभावित हो गए। उन्होंने मुझे कब बताया, पहले दोस्ती हुई, कोई बात नहीं, नॉर्मल था, लेकिन 2016 में जब हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस रामलीला ग्राउंड पर मनाने का जब प्लान किया 6 महीने पहले, तो जैसे ही हमारी बुकिंग के लिए एप्लीकेशन जाती है और IB के माध्यम से खबर PMO में जाती है, तो वहां पर हर दिन CBI, IB, रॉ, इंटरपोल और अभी NIA और भी कई एजेंसियां हैं, उनके हेड अपने अपने ऑफिस में जाने से पहले PMO में पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचते हैं, वहां रिपोर्टिंग होती है, पूरी रिपोर्टिंग होने के बाद में फिर वो अपने अपने ऑफिस को जाते हैं। तो मुझे उस अधिकारी ने कहा कि यार, मैं तो आपको नॉर्मल आदमी समझ रहा था, कि आप साधारण आदमी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी हस्ती भी नहीं है, कोई आपके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, कोई इतना बड़ा तामझाम भी नहीं है, लेकिन मुझे तो आप पता चला कि आप तो बहुत खतरनाक आदमी हैं। मैंने कहा, भाई क्या हो गया ऐसा?
तो उन्होंने मुझे बताया कि पीएमओ में हमारी सुबह मीटिंग होती है, मैं भी वहां जाता हूं, तो वह सबसे पहला सवाल उठता है कि 26 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम की रिपोर्ट करो। सबसे पहले रिपोर्ट वो दी जाती है। अभी वो रिटायर्ड अधिकारी है, लेकिन बेचारा फंस जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेता मैं, क्योंकि लाइव हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद वो कुछ तय में गया, कुछ गहराई में गया, तो उसने कहा आईबी के पास 70% की लिस्ट है, 70 लोगों की, जो हिट पॉइंट और गन पॉइंट पर है। 70 लोगों की लिस्ट है। उस समय की बात बता रहा हूं, 16-17 की। अब तो पता नहीं क्या हो गया होगा, बदला हो गया होगा, कईयों को ठिकाने लगा दिया गया होगा। उन्होंने कहा कि 70 लोगों की लिस्ट है आईबी के पास, उसमें आपका भी नाम है। मैंने कहा फिर मुझे क्या चाहिए? उस लिस्ट में मैं आ गया, तो अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए क्या? और कितना बड़ा बनना है मुझे, और कितना महान बनना है मुझे? जब आईबी के हिट और गन पॉइंट के ऊपर जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम है, मैं समझता हूं कि मैंने समाज का काम किया है। मैंने कहीं दलाली नहीं की, मैंने कहीं चापलूसी नहीं की, मैंने समाज का सच्चा काम किया है। तो ये जो षड्यंत्र है आज की तारीख में, मोबाइल वेपन और भी कई प्रकार के, इनका भी जब तक हम पर्दाफाश नहीं करेंगे, जनता में जब तक नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं करना। उनको चुन चुन के 500,000 आदमी देश में खत्म कर लेना है। पूरे बंगाल में अगर एनआरसी के ऊपर या उसके ऊपर जो भी आंदोलन करने वाले मानिक फकीर, बस उनको एक कोई करना है, और करना क्या? अपने आप धराशायी हो जाए, कोई लीडर रहेगा ही नहीं, रिपब्लिक कहां जाएगी, अपने आप चली जाएगी। इन चीजों का पर्दाफाश करने के लिए ये सब्जेक्ट हमने यहां पर चर्चा के लिए रखा था। तो साथियों, ये हर चीज से हमें अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमारा दुश्मन आज से नहीं, सदियों से सातिर है। उसने अपनी सातिरता से हमें गुलाम बनाया, सदियों तक हमारी पीढ़ियों को गुलाम बनाया। आज बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान की वजह से हमें कुछ चैन की सांस लेने का अधिकार मिला है। आज हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब जैसे दहाड़ने वाले लोग पैदा हुए हैं। आज क्रांति करने के लिए जो हमारे मानिक फकीर साहब जैसे लोग समाज में पैदा हुए हैं, तो आज हमें इस अवसर का फायदा लेना चाहिए। अगर ये अवसर हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी आने वाली एक नहीं, मैं कहता हूं 100 पीढ़ियां तो कम से कम गुलाम, कम से कम 100 पीढ़ियां गुलाम है। हजारों साल की गुलामी आने वाली है। आजीवन खत्म, कभी भी आजादी नहीं। तो ये जो मामला है, इसके लिए हमने इस विषय चर्चा के लिए रखा, टाइम पास के लिए नहीं रखा। आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए, आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए और हमारे अपने खतरे को बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट रखा। इस सब्जेक्ट पर चर्चा करने के बाद हमारा खतरा बढ़ गया, नेचुरली बढ़ गया, लेकिन हम उस खतरे से डरते नहीं है, क्योंकि ये कांटों भरा रास्ता हमने खुद चुना है। किसी ने बांह पकड़ के जबरदस्ती हमें यहां नहीं लाया। हम आराम से नौकरी करते, खाते पीते बैठे रहते, लेकिन नौकरी छोड़ करके हम लोग इस खतरे में आए हैं, तो ये सोच समझ कर आए हैं, पूरी मानसिकता बना करके आए हैं। हम डरने वाले या पीछे हटने वाले नहीं है। अब मैं एक बचा हुआ सब्जेक्ट है जिसको, अब इसी को एक सब्जेक्ट और रह गया है, उसको एक लाइन में क्लियर कर दूं मैं आपको, कि मैंने जब आपको ये सारी चीज बताई कि पेगासस क्या है, मोबाइल वेपन क्या है, और देश में क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है, और आधार कार्ड से आपके मोबाइल को जोड़ के क्या क्या आपके साथ किया जा सकता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ईवीएम के ऊपर कोई चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ईवीएम के ऊपर कोई चर्चा करनी चाहिए। अगर ये सब हो सकता है तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो साथियों, ये षड्यंत्र की बात थी। अब